बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी, और तैयारी कैसी हो रही है, क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको। तीसरी क्लास है आज हमारी ये, और इसमें गाइज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल नए होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ना हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन नए होंगे। और हर वीडियो में ऐसा मिलेगा आपको कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे शायद जिनसे पहली बार आपकी भेंट हो। तो चलेंगे देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेंगे हमारे पास क्या है। हु इन्वेंटेड द टर्म्स इम्प्लाइड रीडर, एक्चुअल रीडर। ये टर्म किसने इन्वेंट किया है गाइज, इम्प्लाइड रीडर या फिर एक्चुअल रीडर का जो टर्म था। तो आइए, रिचर्ड है हमारे पास में, विलियम एम्पसन है, वोल्फगैंग ईसर या फिर WK विमसेट। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर। आइए, रिचर्ड्स ने ये जो है टर्म इन्वेंट किया है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रेनेसा वॉज रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट। तो रेनेसा जो है वो एक रिबर्थ है क्लासिकल लर्निंग की। किस चीज़ की क्लासिकल लर्निंग थी भाई, ग्रीक की थी, रोमन की, इटालियन, या फिर ऑल ऑफ दी। तो ऑल ऑफ दीज पे जाइए, है ना। सभी चीज़ों की जो है ये एक तरीके से क्लासिकल लर्निंग थी, रिबर्थ थी। क्लासिकल लर्निंग की रिबर्थ थी। ग्रीक, रोमन, इटालियन सभी चीज़ों ने ग्रोथ किया था इस टाइम पीरियड में। रेनेसा मूवमेंट गिव अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन, व्हाट वाज दैट। रेनेसा पीरियड के बाद एक नया कंसेप्शन आया व्यक्ति के अंदर, वो क्या था। रिबर्थ हुआ, लर्निंग हुई, सोशलिज्म हुआ, ह्यूमनिज्म हुआ। तो जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था ये व्यक्ति के अंदर इसके बाद आया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। और सबसे पहले आया कहाँ था, इटली में आया था। कहाँ पर आया था, इटली में आया था। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल। ह्यूमनिज्म ये जो टर्म है अप्लाइड किया गया रिवाइवल के लिए। किस चीज़ के रिवाइवल के लिए, ह्यूमनिज्म के दौरान किस चीज़ का, मतलब रेनेसा में जो है ह्यूमनिज्म एक कॉन्सेप्ट निकल करके बाहर आया। तो इसमें जो है किस चीज़ को पे ही अप्लाई किया गया, किस चीज़ के रिवाइवल पे ही अप्लाई किया गया। तो क्लासिकल लिटरेचर होगा, क्लासिकल आर्ट है, क्लासिकल ट्रेडिशन है, या फिर क्लासिकल ये सोसाइटी। तो आप जानते हो कि भाई लिटरेचर ही है रेनेसा में जो है, ज़्यादातर लिटरेचर बेसिक चीज़ें ही ज़्यादा ग्रो किया इन चीज़ों ने। तो यहाँ पे हमारा भी हो जाएगा यही कोई आंसर। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। सबसे पहले कहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस को जो है यहाँ पे मतलब आविष्कार हुआ। तो इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में, कहाँ पर। तो जर्मनी 2 बार आ गया है, तो जर्मनी ही लगा देंगे। डी लगा दीजिए आप, चाहे बी लगा दीजिए, 2 बार लिख चुकी हूँ मैं जर्मनी को। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले 1436 में, मैं बता देती हूँ आपको। 1436 में जो है सबसे पहले किसने किया इसको, जोहन्नस गुटेनबर्ग। ठीक है, किसने, जोहन्नस गुटेनबर्ग। इसने जो है सबसे पहले जर्मनी में इसका आविष्कार किया। ठीक है। हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसा। सबसे पहले ये जो रेनेसा नाम का टर्म था इसको किसने डिफाइन किया इस वर्ड को। तो शेक्सपियर ने, मार्लो ने, बेकन ने। ये बात अलग है कि शेक्सपियर और मार्लो ये हमारे रेनेसा पीरियड के रहे हैं, बट इसका जो टर्म को जो कॉइन किया है इसको किया है जूल्स मिस्टेट ने। ठीक है। This term is an act of creating in someone's mind an idea that a person will associate with the past experience. ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसा एक्ट है जो क्रिएट करता है किसी भी व्यक्ति के माइंड में, उन आइडियाज़ को क्रिएट करता है जो उसको किससे जोड़ते हैं, उसके पास्ट की कुछ चीज़ों से जोड़ते हैं, जो पास्ट में उसका एक्सपीरियंस रहा है उससे व्यक्ति को जोड़ते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज। और ये आर्ट होता है स्टोरी बताने का। व्यक्ति अपनी पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उनको बताता है। तो इन द रियल वर्ल्ड, संसार में जो उसने एक्सपीरियंस किया है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो डील की है उसने, तो उसको वो बताता है, वो स्टोरीज़ वो बताता है। तो ये क्या है, क्या ट्रेजेडी है, कैथार्सिस में होता है, ये माइमेसिस है, थॉट है। तो ये माइमेसिस कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, माइमेसिस। ट्रेजेडी आप जानते हो, और कैथार्सिस तो ये होता है प्रगेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है ना। Aristotle defines the following term as a means of mimesis or imitation by means of language, rhythm and harmony. जो एरिस्टोटल हैं वो डिफाइन करते हैं, कौन सी टर्म को डिफाइन करते हैं, किस रूप में, माइमेसिस के मीनिंग के रूप में, या फिर इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज की तौर, लैंग्वेज के माध्यम से, रिदम के माध्यम से, या फिर हारमनी। तो इट इज़ क्या है, ये ट्रेजेडी है, पोएट्री है, एपिक है, या फिर कॉमेडी है। क्या होगा इसमें, तो मुझे लग रहा है कि ये आपका पोएट्री हो जाएगा। ठीक है, पोएट्री के माध्यम से हमें जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। रिदम है आपकी, लैंग्वेज तो होती है, हारमोनी पोएट्री में आती है, रिदम पोएट्री में आती है।
तो एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन दैट यूजेस व्हाट। तो एरिस्टोटल का मानना है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो मीडियम है स्पेसिफिक पोएट्री का, तो वो क्या है इनमें से, लैंग्वेज अलोन है, वर्ड्स एंड पिक्चर्स हैं, रिदम है। तो लैंग्वेज अलोन इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। द ऑब्जेक्ट पोएट्री पोर्ट्रेज इज व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको पोएट्री पोर्ट्रे करती है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग? तो वारियस प्लेसेस या फिर अराउंड द वर्ल्ड है, अदर पोएट्स हैं, ट्रेजिक इवेंट्स है, या फिर मैन इन एक्शन है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर गाइज होना चाहिए मैन, ठीक है, मैन इन एक्शन होना चाहिए, है ना। व्यक्ति जब एक्टिव है, जब व्यक्ति क्रिएटिव है, तो उन चीज़ों को जब वो करता है पोएट्री तभी एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। द मैन इज नो फूल, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, लाइटोटीज, टॉटोलॉजी, यूफेमिज्म, एपिग्राम। तो देखिए लाइटोटीज थोड़ी लाइटोटीज होता है, आई होगा यहाँ पे, लाइटोटीज है, मैन इज नो फूल। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डबल नेगेटिव का यूज होता है, मैन इज नो फूल, मतलब फूल भी कह दिया गया, नेगेटिव वर्ड भी नेगेटिव आ रहा है, और उसके साथ एक और नेगेटिव यूज हो रहा है। डबल नेगेटिव से मतलब ये नहीं होता कि 2 बार नो आए या 2 बार नोट आए, नो, एक एक नो या नोट आएगा आपका, और दूसरा एक नेगेटिव वर्ड आएगा उसके साथ में। तो ये फूल यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, और ये नो जो है आपका नो है। तो मतलब अगर वो मैन फूल नहीं है तो क्या है, वाइज है, मतलब उसका कुछ अपोजिट निकलता है, लेकिन डबल नेगेटिव के साथ हमारा सेंटेंस रहता है, तो ये लाइटोटीज कहलाता है, ठीक है। Which author reported that Shakespeare had been a country school master? ये बात किसने रिपोर्ट की है, किसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि शेक्सपियर जो थे वो कंट्री स्कूल मास्टर भी रहे हैं किसी विलेज में या कंट्री में जहाँ पर भी? तो निकोलस रो ने बताया है, 1674 to 1718 इनका टाइम स्पेन है। जॉन ऑब्रे ने या फिर जॉन फ्लेचर ने। तो ये गाइस निकोलस रो के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता चलती है, निकोलस रो के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता चलती है। नहीं सॉरी निकोलस रो नहीं है, जॉन ओब्रे के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता चल रही है, जॉन ओब्रे, बी ऑप्शन होगा हमारे पास में, ठीक है। लाइफ स्पेन था इनका 1626 से लेके 1697 करीब, ठीक है। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, ये एक्स्ट्रा क्यों है यहाँ पे, ये भाई ये कह रहा है कि शेक्सपियर ने अपना घर छोड़ दिया लंदन जाने को, कब छोड़ा, 1587 में, 1588, 1589, 1590। तो ये इन्होंने जो है 1587 में छोड़ा था, ठीक है ना। चलिए आगे। ऑन अगस्त 11, 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में इनका एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, जो शेक्सपियर का 11 अगस्त 1596 में। तो वो हैमलेट है, जूडिथ है, सुसन्ना है या फिर नन? तो ये हो जाएगा आपका हैमलेट, ठीक है, हैमलेट हो जाएगा ए ऑप्शन। और अगर मैं सुसन्ना की बात करूं तो ये मैं बता दूं आपको, शायद 1682 के करीब इनकी शादी हुई थी शायद, तो 1683 में ये पैदा हो गई थी। शादी के केवल जस्ट 6 मंथ बाद ही सुसन्ना जो इनकी बेटी थी, डॉटर थी, सबसे बड़ी जो चाइल्ड था इनका, ये बर्थ हुआ था इसका, ठीक है। बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन? कौन से टाइम पीरियड के बीच में लंदन में इनका जो कैरियर था वो सक्सेसफुल रहा, किस टाइम पीरियड के दौरान? तो बिटवीन 1585 टू 1592। तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 1585 से लेके 1592 तक जो है काफ़ी फ्लोरिस्ट इन्होंने अपने आप को किया। तो कौन सा होगा हमारे पास में? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर इज रिगार्डेड एज लॉस्ट ईयर्स? आप जानते हो कि इनकी टाइम पीरियड में एक लॉस्ट ईयर भी रहा है, तो वो कौन सा टाइम पीरियड रहा है लॉस्ट ईयर? तो बिटवीन 1580 से लेके 1592, 1582 से लेके 92, 90 से लेके 92 या फिर 85 से लेके 92। तो ये जो इनका सक्सेसफुल कैरियर वाला जो टाइम रहा है, इसी में इन्होंने काफ़ी कुछ किया है और लॉस्ट ईयर भी इसी को माना जाता है, ठीक है गाइज। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। लॉस्ट ईयर भी जो है इसी को माना गया है ना, जो इसी में इन्होंने जो है अपने आप को ग्रो किया है। तो ये हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट है। What was the original name college intended for biographical literature? अपने इस वर्क के लिए इन्होंने क्या ओरिजिनल नेम जो है पहले रखा था? तो बायोग्राफी ऑफ लिटरेरी थ्योरी है, ऑटोबायोग्राफीज लिटरेरिया है,
लिटरेरी थ्योरी हिस्ट्री है या फिर बायोग्राफी एंड लिटरेचर है। तो इसमें शायद ये आपका होना चाहिए ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिया है वैसे भी लिटरेरिया, बी ऑप्शन। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज डिस्कस्ड हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया के कौन से चैप्टर में इन्होंने डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन को? 14th, 15th, फर्स्ट या फिर 13th, कौन से चैप्टर में बायोग्राफिया लिटरेरिया के? तो 13th चैप्टर की बात है ये, यह हो जाएगा डी ऑप्शन। What term has Collins used for the shaping and modifying power of mind? कौन सा टर्म यूज़ किया है कॉलेज ने किस चीज़ के लिए, कि हम माइंड को अपने किस तरीके से शेप देते हैं, किस तरीके से हम किसी भी कार्य के लिए उसको तैयार करते हैं, किस शेप में हम उसको तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और इसको कहा है इन्होंने इसेम प्लास्टिक, बी, ठीक, क्या कहा है? इसेम प्लास्टिक। तो इसेम प्लास्टिक का जो ये टर्म है ये किसने दिया है? एसटी कॉलेज ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। Who says that the last chapter of the book Biographia Literaria placed college in the first flight of the critics? ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि जो लास्ट चैप्टर था बायोग्राफिया लिटरेरिया का, उसने जो है एसटी कॉलेज को पहली फ्लाइट में बिठा दिया। किसकी? क्रिटिक्स की। तो ये बात किसने कही है इनके बारे में? तो ये बात डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने, वर्ड्सवर्थ ने, एल्बर्ट ने, सदी ने, किसने कही है ये बात इनके बारे में? तो ये बात गाइस कही है एल्बर्ट ने, सी ऑप्शन होगा हमारे पास। हु वॉज द राइटर ऑफ अ ट्रेन टू पाकिस्तान? इसका राइटर बताना है कौन है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान जो है इसका राइटर आपको बताना है। वैसे मैक्सिमम लोगों को हो सकता है पता भी हो ये गाइस, ठीक है, हो सकता है ये पता हो मैक्सिमम लोगों को। तो ये खुशवंत सिंह का वर्क है, ठीक है भाई, खुशवंत सिंह के द्वारा ये लिखा गया है, डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी मिस नहीं करना है आपको। हु रोट, और लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़ गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। हु रोट बॉम्बे टाइगर? ये बॉम्बे टाइगर नाम का वर्क किसने लिखा है? कमला मार्कंडा है, अनीता देसाई हैं, किरण देसाई हैं, खुशवंत सिंह हैं। तो ये हमारे कमला मार्कंडा हैं, ठीक है, कमला मार्कंडा का वर्क है बॉम्बे टाइगर। हुज नॉवल इज लास्ट मैन इन टावर? ये जो वर्क है ये लास्ट मैन इन टावर, ये आई है, ठीक है, लास्ट मैन इन टावर नाम का जो वर्क है ये किसका है? तो कमला मार्कंडा है, अरविंद अडिगा है इसमें, किरण देसाई है, खुशवंत सिंह है। तो ये हमारा अरविंद अडिगा का वर्क है। और इन्हीं का एक और वर्क मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, ये एक और इम्पोर्टेंट वर्क मिलता है इनका, आपको याद रखिएगा इसको भी। द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल इज, द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल इज, इसका नाइटिंगेल का जो ऑथर है वो कौन है? अच्छा, नाइटिंगेल है, एक ऑड टू नाइटिंगेल है, दो चीज़ें हैं। तो नाइटिंगेल का तो मैं आपको बता देती हूँ, नाइटिंगेल का जो ऑथर है वो रॉबर्ट ब्रिजेस हैं, ठीक है, रॉबर्ट ब्रिजेस है, सी ऑप्शन है। बट आपको ऑड टू नाइटिंगेल का बताना है मुझे, ऑड टू नाइटिंगेल का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप उस पोएट को जिनके थ्रू ये वर्क लिखा गया है, ऑड टू नाइटिंगेल। लेकिन यहाँ पे नाइटिंगेल्स जो वर्क है, याद रखिएगा इसको, ये रॉबर्ट ब्रिजेस का है और ऑड टू नाइटिंगेल किसी और का है, बहुत जाना माना है, नाम है वो। तो आप उसको ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसको भी पता है, ठीक है। चलेंगे आगे। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये कहाँ की लाइन है? तो ये आपकी लाइन है ग्रे की एलिजी, है ना, द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये सुना है आपने? तो यहीं की है, शायद 51 या 52 के करीब ये आई है, 17 है ना, 17 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 53 या 52 के करीब ये वर्क आया है इनका। कौन सा? ग्रेज एलिजी, ठीक है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बेन जॉनसन रोट अ कॉमेडी विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1610। बेन जॉनसन ने एक कॉमेडी लिखी जो 1610 में किंग्समैन नाम के इस थिएटर में इसको करवाया गया परफॉर्म। तो दिस कॉमेडी वाज अप्रिसिएटेड बाय कॉलेज फॉर इट्स परफेक्ट प्लॉट, अपने परफेक्ट प्लॉट के लिए कॉलेज ने इसको जो है बहुत ज़्यादा सराहना करी इसकी। तो ये कौन सी है? तो ये आपकी अल्केमिस्ट है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, अल्केमिस्ट। W.H. ऑर्डन बिलोंग्स टू, W.H. ऑर्डन कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो W.H. ऑर्डन की जो सेंचुरी है वो 20वीं सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी से ये बिलोंग करते हैं, डी ऑप्शन सही है।
ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज, एक क्रिटिक के रूप में जो ड्राइडन थे वो क्या थे? क्या ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ एरिस्टोटल थे? क्या ओपोनेंट थे क्रिटिकल थ्योरीज के एरिस्टोटल की? या फिर अनअवेयर थे, बिल्कुल जागरूक नहीं थे इनकी थ्योरीज के बारे में? या फिर आ रेशनल फॉलोवर थे क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल? तो जो डी ऑप्शन है गाइस ये हमारा सही है। ये एक रेशनल फॉलोवर थे, जो क्रिटिकल थ्योरी थी एरिस्टोटल की उसके ये रेशनल फॉलोवर थे। चलेंगे आगे। हु वॉज मैकियावेली, ये कौन थे गाइज? हु वॉज मैकियावेली? तो ये कोई मतलब फ्लोरेंटियन स्टेट्समैन थे, अमेरिकन थे, इटालियन थे, फ्रेंच थे? तो ये इटालियन थे। कौन थे? इटालियन थे, एन इटालियन स्टेट्समैन, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ बैंड इन द गैंग, ये किसका वर्क है? अ बैंड इन द गैंग्स, गैंग्स होगा ये, सॉरी, GANGES, गैंग्स, ठीक है, गैंग्स होगा ये, गैंग नहीं। तो अनीता देसाई है इसमें, अमिताभ घोष हैं, मनोहर मंगोलकर हैं, MR आनंद है, मुल्क राज आनंद। तो ये कौन है गाइज? सी ऑप्शन है मनोहर मंगोलकर, ठीक है, मनोहर मंगोलकर का वर्क है अ बैंड इन द गैंग्स। तो यही था गाइज, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। 10 बच्चे भी अगर देख रहे हैं, वो भी, मैं ज़्यादा नहीं चाहती, अगर 10 बच्चे भी मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो वो प्लीज़ लाइक शेयर करके मुझे ये महसूस करवाएं कि हाँ उनको अच्छा लग रहा है, तो और ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए करूँ फिर, ठीक है। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।